very warm welcome to the CLAT Extreme 50 batch. So we have brought this batch before you for your preparation for the upcoming CLAT 2024 exam. This is Renu Shokund, your mentor for the subject of legal reasoning for CLAT. And together in this journey, I'll be assisting you in studying the concept of legal reasoning. तो लीगल रीजनिंग को पढ़ने के लिए वी आर गोइंग टू फॉलो दिस अप्रोच कि जो भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड क्या रहा है कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के इवेंट्स रहे हैं, लीगल अफेयर्स के इवेंट्स रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है, चाहे वो कोई हमारे पार्लियामेंट ने कोई इंपॉर्टेंट बिल पास किया है या कोई और इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट हुई है हमारे इंटरनेशनल एरेना में, उन पर बेसिस भी हमारे लीगल रीजनिंग में पैसेजेस आते हैं. So what we will try to do is cover maximum of those events along with that your core subjects, ताकि आपको अच्छे से subjects की knowledge हो, in depth knowledge हो, आपको practical application की knowledge हो. So that way we are going to cover your various subjects. So today's class is going to be related to your concept of contract law. But before I start with the subject, I will discuss with you what will be the syllabus and pattern of the exam and what was the previous year trend for this particular exam. So without any further ado, let us begin with the today's class. So the topics that we will be covering in today's class will be, first is your paper syllabus and pattern, कि आपके पेपर का क्या syllabus रहता है और उसका pattern क्या follow किया जाता है. Then previous year trends, कि जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 2020 से पहले पेपर का फॉर्मेट कुछ और था, बट अब आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हम आज का जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसके बारे में बात करेंगे. ब्रीफली आई विल टेल यू व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, व्हाट आर द एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स में कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं, हम वैसे ही एक पैसेज पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, so let us first discuss the paper syllabus and pattern. तो कोई भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे हम वो स्कूल का बोर्ड एग्जाम देते हैं, चाहे हम वो कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि इस पेपर का सिलेबस क्या है और इस पेपर का पैटर्न क्या है. तो वैसे ही क्लैट के पेपर के लिए भी लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक कि पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है. तो पेपर का पैटर्न कुछ ऐसे रहने वाला है कि टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे विच विल बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके लीगल रीजनिंग में भी आएंगे और आपके इंग्लिश में भी आएंगे और आपके करंट अफेयर्स में भी आएंगे. तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस विल बी फॉर लीगल रीजनिंग, योर इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, जिसको आप जीके भी कहते हो. तो यहाँ पर इन तीनों जगह पर आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा ऑफ अराउंड 400 टू 450 वर्ड्स और उस पैसेज में के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. अब वो क्वेश्चन हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड हो कि आपने जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा उनको अप्लाई करके आपको कुछ सॉल्व करना है, या उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि जो सीधा आपके पैसेज से पूछे जाए, या हो सकता है कि जिस कॉन्सेप्ट पे वो पैसेज बेस्ड है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाए. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स के टॉपिक से बहुत सारे पैसेजेस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में. तो उसमें वो क्या करेंगे, रिट्स से रिलेटेड आपको एक पैसेज दे देंगे, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका कोई और आउट ऑफ पैसेज भी रिट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो इन आवर क्लासेस वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट यू विल नॉट बी लेफ्ट आउट ऑन एनी ऑफ द टाइनी डिटेल. तो वैसे ही इन तीनों टॉपिक्स के आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की बात, उसमें देयर विल नॉट बी योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आपसे सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस कि आपके पेपर का सिलेबस क्या क्या रहता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं आपसे इस पेपर में. तो सबसे पहले है इंग्लिश लैंग्वेज. आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में वो भी आपका पैसेज बेस्ड होता है, आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के बेसिस पे यू विल हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चंस. Then current affairs, that is your GK, very important from the examination point of view. फिर legal reasoning which I will be teaching you and one more faculty will be assisting in the same, जो आपको legal reasoning पढ़ाएंगे. फिर logical reasoning and your quantitative aptitude. तो आपका क्लैट का पेपर ब्रॉडली इन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है.
ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 2 hours. You will be given 120 minutes to solve these 150 questions. So you will have 120 minutes for 150 questions. ठीक है, देन दिस पेपर विल बी ऑफ ऑफलाइन मोड. ऑफलाइन मोड का मतलब है पेन एंड पेपर बेस्ड. आपको एक प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको पढ़कर आपको OMR शीट पर मार्क करने हैं अपने आंसर्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज 1 mark फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.2 marks विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हर सही क्वेश्चन के लिए, हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो उसका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वाइज while attempting your questions. ठीक है, अगर कहीं पर भी आप श्योर नहीं हो, तुक्के मार के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके नहीं आना है आपको. कंप्लीटली अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, आपको उस चीज की नॉलेज है, देन ओनली यू शुड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. ठीक है, the next point is weightage of legal reasoning in paper is about 25 to 30%. यानी कि लीगल रीजनिंग के जो पेपर्स क्वेश्चंस हैं इस पेपर में वो वेरी करते हैं 30 to 40. तो एवरी ईयर इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 30 to 40. सो सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं कहूँ इस पेपर में 2 टॉपिक्स की रहती है, दैट इज लीगल रीजनिंग एंड योर करंट अफेयर्स, GK. बट on the contrary, we cannot say that we can avoid rest of the topics. English is also equally important, logical is equally important, and your quantitative aptitude is also equally important. Because इस पेपर में जिस लेवल का कंपटीशन है, ये हर एक नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है. इवन 0.25 से ही आपके रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. तो योर एम्फेसिस शुड बी, या आपको ध्यान देना चाहिए कि आप सारे टॉपिक्स को, सारे जितने भी आपके सेक्शंस हैं इस पेपर में, उसको थॉरली पढ़कर जाओ, प्रिपेयर करके जाओ. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंटेंट और anything related to your syllabus, that we will be taking care of. We will be providing you the best of the content. Then after this, let's talk about syllabus of legal reasoning. हमारा जो legal reasoning का सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाते हैं. तो सबसे पहले लॉ ऑफ क्राइम्स, दैट इज IPC. IPC क्या है? इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड में ब्रॉडली आपको टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस बताए जाएंगे, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम बताए जाएंगे, स्टेजेस ऑफ क्राइम बताई जाएंगी, और इसके साथ साथ पनिशमेंट्स भी इनकी बताई जाएंगी. तो इनसे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड या प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस IPC से या लॉ ऑफ क्राइम से पूछे जाते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स. अब टॉर्ट्स कई बच्चों के लिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही नई टर्म होगी, बट वी विल बी कवरिंग इट इन डिटेल इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो हमारे छोटे मोटे माइनर ऑफेंसेस होते हैं, जिनके लिए हमारे ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है या हमसे कॉम्पनसेशन ली जा सकती है, वो हमारे ऑफेंसेस आ जाते हैं टॉर्ट्स के अंदर. तो टॉर्ट्स भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे भी प्रिंसिपल फैक्ट या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. Then we have law of contract. Again, very important from examination point of view. This is what we are going to cover in today's class and in your upcoming lecture also. So law of contract होता क्या है? इसके भी application based क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. So whenever we will be covering any of the topics, I will be telling you कि इस टॉपिक से आपके प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपके वन लाइनर क्वेश्चन इससे कैसे फ्रेम हो सकते हैं. ठीक है, then we have constitution, very very important from the examination point of view. कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड्स देखें तो वहां पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द रिट का जो पोर्शन है जिसमें हमारी 5 रिट्स हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में कब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, व्हाट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड व्हाट कैन नॉट बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो इस तरीके से we will do the constitution part also in minute detail so that you will not miss out on any point. Then we have family law. family law का जो concept है वो पिछले कुछ साल से ही पेपर में आने लगा है. वो फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ का पोर्शन भी कवर हो सकता है और मुस्लिम लॉ का पोर्शन भी कवर हो सकता है. जैसे कि अभी 2-3 साल पहले ट्रिपल तलाक पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी और फिर उस पर एक बिल भी पास हुआ था, तो वो बहुत ही करंट अफेयर्स का न्यूज था.
और वो लीगल अफेयर्स से रिलेटेड था, तो वो भी आपके पेपर में पूछा गया था। तो इस तरीके से वी कैन नॉट फिक्स द सिलेबस। हो सकता है कि कोई भी एक पैसेज लीगल रीजनिंग का किसी भी ऐसे टॉपिक से आ जाए जो इन सब में कवर्ड ना हो, बट इट वाज इन न्यूज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो द लीगल न्यूज, द लीगल अफेयर मैटर्स, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू गिव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन वी हैव प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक दो बार पैसेजेस आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी या टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स, जैसे कि सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया, लीज हो गया, तो ये सब क्या है आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स, इन पर भी कई बार कुछ पैसेजेस आए हैं। नाउ दिस इज नॉट द डिफाइंड सिलेबस, ये ब्रॉडली हम कह सकते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बट अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उससे भी एक क्वेश्चन आया, एक बार एक पैसेज आया था, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट एक्ट से भी पैसेज आया था। तो इस तरीके से जो होराइजन है वो बहुत वाइड है। हमेशा जितने भी मान लीजिए हमारे 6 या 7 पैसेजेस हैं लीगल रीजनिंग में, तो उसमें से एक या दो पैसेजेस ऐसे हमेशा आउट ऑफ सिलेबस, यू विल फील दे आर आउट ऑफ सिलेबस, बट दे आर नॉट, दे आर रिलेटेड टू योर करंट लीगल अफेयर्स, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 का पैसेज क्यों आया था? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, विच सेक्शन, सेक्शन 66A, जो बहुत ही न्यूज में रहा था। सुप्रीम कोर्ट की भी उस पर जजमेंट आई थी, उसमें हमारे पार्लियामेंट ने भी कुछ उससे रिलेटेड लॉज पास किए थे। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था एंड इट वाज द लीगल मैटर, तो उस पर भी एक पैसेज पूछा गया था। तो एंड इनकम टैक्स मैटर्स पे भी सेम, और एनवायरमेंट मैटर पर भी पूछा गया था। और लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। So this way, if I talk about the syllabus, apart from these subjects, we will also be covering your current legal affairs and how these current legal affairs are going to help you, कि जो legal reasoning में कोई भी out of the syllabus passage आपको लगता है कि वो आया है, तो आप उसमें मिस आउट नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि वो आपने आपके करंट लीगल अफेयर्स के सेक्शन में पढ़ा होगा। जैसे कि लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो एक एक्ट है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट, वो बहुत ज्यादा न्यूज में आया था कि प्रिजनर्स जो भी होंगे हमारे, उनकी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, उनके ब्लड सैंपल्स लेंगे, उनके रेटिना का भी सैंपल लेंगे, तो ताकि वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द क्रिमिनल्स। अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो इसीलिए लास्ट ईयर के जो पेपर में ये पैसे, इस पर एक पैसेज आया था स्पेसिफिकली। सो दैट वे we will have to be aware about the all the legal current affairs that are happening around us, and apart from that अगर कोई भी important bill पास होता है जिसपे कोई controversy होती है, ठीक है, तो वो बिल भी हमारा पेपर में आ सकता है। So we do not have to restrict ourselves to this syllabus, we will have to be aware about the current legal events that are happening around us. So broadly this is your syllabus, but we will not restrict to this, but we will read rest of the current legal affairs also with the same vigor. Then questions in the paper are broadly based on current legal events of the past year or of landmark judgments of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट की कोई लैंडमार्क जजमेंट आई है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है, उन पर भी पैसेज पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर के पिछले 3-4 साल के अगर पेपर की हम बात करें तो उसमें क्या ट्रेंड रहा है। Questions in the paper are broadly based on current legal events. सबसे पहले current legal events कुछ भी हो सकते हैं, कोई बिल है मान लीजिए, if any bill has been passed by parliament, इस पर भी आपसे पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दी थी, जिसमें एक थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर, कि वेदर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो अमेंडमेंट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पर हर महीने हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद यू एवरी वीक।
हर हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होंगी दैट विल बी डिस्कस्ड विद यू, so that you will have an idea, you will be updated on the current legal affairs also. And apart from the important judgments, we will also be discussing with you the bills कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर पार्लियामेंट के किसी बिल को चैलेंज किया है या कोई लैंडमार्क बिल आया है हमारी पार्लियामेंट के थ्रू, तो उस पर भी हम आपके साथ पैसेजेस डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बिल कौन सा था, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल, उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जैसे हम लास्ट ईयर के पेपर की बात करें, जिसमें था कि जो भी हमारा ये उत्तराखंड में हाईवे बन रहा है उससे क्या हो रहा था, बहुत सारे पेड़ कट रहे थे या डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो लोगों ने PIL डाल के इसको चैलेंज किया था। तो फिर उसमें कंट्रोवर्सी थी कि डेवलपमेंट जरूरी है या हमें हमारा एनवायरमेंट जरूरी है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अ बैलेंस हैज टू बी मेड बिटवीन द टू, डेवलपमेंट एज वेल एज आवर एनवायरमेंट। The development should not come at the stake of harming our environment. So this इस तरीके से अलग अलग fields की जो important judgments हैं उन पर भी passages आ सकते हैं। So you have to be updated about your current legal affairs और इसके साथ important Supreme Court judgments, and apart from that आपके जो important bills पास हुए हैं पार्लियामेंट से। तो इस तरीके से ये आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स हो गए। तो अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, पैसेज, अब पेपर आता है पैसेज फॉर्म में, तो यू विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग सिर्फ ये नहीं कि जल्दी से पढ़ लिया समझ कुछ नहीं आया, जल्दी भी पढ़ना है और उसको समझना भी है अच्छे से। वो कैसे हैबिट डेवलप होगी, वो हैबिट डेवलप होगी न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो डेवलप द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। अब ये दो पर्पस सॉल्व करेगा, आपको दो तरीके से ये चीज मदद करेगी। वो कैसे, सबसे पहले तो यू विल बी एबल टू वर्क अपॉन योर स्पीड, रीडिंग स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। नॉट जस्ट रीडिंग, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग, उस पे आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे एकदम मैं तो पेपर से 10 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करूंगा और वो चीज इंप्रूव हो जाएगी, वो 10 दिन में नहीं होती है। It takes time. You will have to practice it for months to reach to that stage. And you will feel a huge difference when you will be solving questions in the paper. कि अगर जैसे कि आपने आपकी हैबिट डेवलप की थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, उससे आपको और बच्चों से बहुत ही ज्यादा एज मिलेगा। You will have an edge over rest of the students. एक तो आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, and apart from that, you will also be updated on current legal events. ठीक है, सो दिस वे यू विल गेट एन आइडिया। ये आपका दो तरीके से बेनिफिशियल होगा न्यूज़पेपर पढ़ना। आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, जो वो भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, और आपको करंट लीगल इवेंट्स, कोई वो जजमेंट है, कोई बिल है, आप उनसे अपडेटेड रहेंगे, वो भी आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है। This is all broadly about your CLAT syllabus pattern, previous year paper trend, and what you should do, which will help you in your upcoming exam. Now let us start with the subject. Essentials of a contract. ये contract के essentials क्या हैं? So today's topic is essentials of a contract. एक contract बनाने के लिए क्या-क्या conditions हमें fulfill करनी पड़ती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट टर्म तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जैसे कि मैं कार परचेज कर रही हूं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा उस व्यक्ति से के साथ जिससे मैंने कार खरीदी है, या मैं किसी से घर खरीद रही हूं तो भी मुझे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, या मैं किसी से इंश्योरेंस ले रही हूं उसके साथ भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? The significance of the contract is to make some mutual obligations or rights between both the parties. So what is the purpose of contract? Purpose of contract is to create mutual rights and obligations बिटवीन पार्टीज, कि कल को कोई भी पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, उसको तोड़ती है, तो उस पार्टी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे या उस पार्टी को पनिश किया जा सकता है। ठीक है,
So that is the significance of entering into a contract. अब essentials क्या है? पहला है म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों पार्टीज को एक ही सेंस में दे हैव टू अग्री ऑन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस. सपोज आई हैव 4 कार्स, जिसमें मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स की कार्स हैं, अलग अलग कलर्स की कार्स हैं, जिसमें मैं बी को कहती हूँ आई विल सेल यू वन ऑफ माई कार्स फॉर ₹5 lakhs. अब वहां पर बी कहता है ओके आई विल बाय एनी वन ऑफ योर कार्स. अब यहाँ पर क्या है? अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि ए अपनी कौन सी कार बी को सेल कर रहा है. यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है. B was assuming that A will be giving him his black car. B सोच रहा था कि A उसे अपनी ब्लैक कार सेल करने वाला है, जबकि A सोच रहा था कि वो उसे अपनी व्हाइट कार सेल करेगा. तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंस नहीं है, कंसेंसस नहीं है, या हम यूं कहेंगे कि देयर इज नो कंसेंसस एडिडम. कंसेंसस एडिडम का मतलब होता है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अब क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, दोनों पार्टीज एक चीज पे एक तरीके से एग्री नहीं कर रही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो. देन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. सबसे पहले ऑफर, एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी, तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने की स्टेज पे चलेंगे. तो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड. दूसरी पार्टी को आपका ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. अब आप सोचते हो कि ये मेरा घर में मेरे पड़ोसी को भेज दूंगा और इसके लिए मैं एक लेटर लिख लेता हूँ, और वो लेटर आप लिख के अपने पास ही रख लेते हो अपने ड्रॉर में. आपने ये ऑफर उसे कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कम्युनिकेशन. एंड सेम वे एक्सेप्टेंस. आपने तो आपकी तरफ से ऑफर भेज दिया, ऑफर लेटर भेज दिया, बट दूसरे व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस को लिख के आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया, या उसने अपनी एक्सेप्टेंस किसी भी तरीके से आपको बताई ही नहीं, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी. तो चाहे ऑफर है चाहे एक्सेप्टेंस है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब है जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो कुछ भी चीजें एक्सचेंज करते हैं आपस में. जैसे A is selling his car to B and in return B is giving ₹5 lakhs to A. तो यहाँ पर A के लिए 5 लाख रुपए कंसिडरेशन है और B के लिए कार कंसिडरेशन है. तो दैट वे वी कैन से consideration is something which you get in return. Consideration can be said to be something which one gets in return. जो किसी को बदले में कोई चीज मिलती है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं. ठीक है, और हम ये कहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसिडरेशन के बिना है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिसे हम कहते हैं न्यूडम पैक्टम. एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज विदाउट कंसिडरेशन इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देन वी कम ऑन टू फ्री कंसेंट. सबसे पहले कंसेंट समझते हैं, यानी कि मैं अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं. अब वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए. फ्री यानी कि आपको किसी ने धक्के से या किसी ने फोर्स करके या किसी ने कंपेल करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया. तो योर कंसेंट शुड बी फ्री. इट शुड नॉट बी अ विशिएटेड कंसेंट. फोर्सफुली नहीं, फ्रॉड से अगर आपकी कंसेंट ऑब्टेन की गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर आपकी कंसेंट ऑब्टेन की गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करके अगर आपकी कंसेंट ऑब्टेन की गई है, तो वो एक वैलिड कंसेंट नहीं होगी. तो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल कंसेंट, कम्युनिकेशन, कंसिडरेशन और फ्री कंसेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. अगर ये मिसिंग है, अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नाउ लेट अस सी, अब इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा पैसेज आया था और उसको हमने कैसे टेकअप किया और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. So this was the passage on the contract law which was asked in the CLAT 2021 paper. So what does it say? It is essential to the creation of a contract that both parties should agree to the same thing in the same sense. अब हम जब इसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी वहां एक लीगल मैक्सिम है जो कि है कंसेंसस एडिडम, यानी बोथ पार्टी शुड अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. कि मुझे तुमसे घोड़ा खरीदना है और तुम्हारे पास 4 घोड़े हैं अलग अलग कलर के, तो वहां पर हम दोनों को क्लियर होना पड़ेगा कि कौन से कलर का घोड़ा लेना है, व्हाइट या ब्लैक या दूसरे कलर का कोई भी घोड़ा लेना है. तो देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी अराउंड दिस. So there will be agreement on the same thing in the same sense between both the parties, the buyer as well as the seller. So ये एलिमेंट होना बहुत ही जरूरी है. देन म्यूचुअल कंसेंट विच शुड ऑल्सो बी अ फ्री कंसेंट.
is the sine qua non. Sine qua non होता है very essential element of a valid agreement, कि अगर आपको एक वैलिड अग्रीमेंट बनाना है उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट और फ्री कंसेंट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए. And one of its essential element is that a thing is understood in the same sense by a party as is understood by the other. यानी दोनों उस चीज को सेम समझ रहे हैं. यहाँ पे भी अगर मैं घर की बात करती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ. ए के दो घर है, एक घर है पुणे में, एक घर है चंडीगढ़ में. वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, आई विल सेल यू माई हाउस. अब बी सोचता है कि उसको चंडीगढ़ घर वाला घर मिलेगा, ए सोचता है उसको पुणे वाला घर मिलेगा, तो दोनों के बीच में देयर इज नो अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सो दैट वहां पर क्या मिसिंग है, वहां पर मिसिंग है हमारा म्यूचुअल कंसेंट. दोनों का म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. So it will not be a valid agreement. To make it a valid agreement, there has to be clarity between both the parties कि हाँ जी मैं अपना चंडीगढ़ वाला घर आपको सेल करना चाहता हूँ, और बी भी अग्री करता है हाँ जी I will buy that house which is situated in Chandigarh. So there has to be absolute clarity. There has to be agreement on the same thing in the same sense. Then not only consent but free consent. Free consent important है. Is provided under section 10 of the Indian Contract Act to be necessary to complete validity of contract. तो अगर जब भी हम यूं कहेंगे ना ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, तो उसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि क्या पार्टीज की फ्री कंसेंट थी या उनकी कंसेंट कोअर्जन से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन की गई थी. ठीक है. देन कंसेंट इज फ्री व्हेन इट वर्क्स विदाउट ऑब्स्टेकल्स टू इंपीड इट्स एक्सरसाइज. यानी कि आपकी कंसेंट किसी ने फोर्सफुली या आपको धोखा देकर ऑब्टेन नहीं करी है, आपको डिसीव करके नहीं ऑब्टेन करी है, तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक फ्री कंसेंट. Where there is no consent or no real or certain object of consent, there can be no contract. मतलब no free consent, no contract. ये आपको याद रखना है. Where there is consent but no free consent, there is generally a contract voidable. तो यहाँ पर एक टर्म आ गया voidable. जहां पर फ्री कंसेंट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक voidable कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री. यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट फोर्सफुली ऑब्टेन की गई है, उसके चॉइस है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाए या उसको वहीं खत्म कर दे. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. किसकी चॉइस होगी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने की? उस व्यक्ति की जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी. अब मेरी धोखे से किसी व्यक्ति ने कंसेंट ले ली, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हूँ, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. A general avowment that consent was not freely obtained is not enough. It is necessary to set up one of the vitiating elements such as fraud, which includes false assertion. Fraud में क्या है? अगर आप कह रहे हो कि मेरे साथ तो फ्रॉड कमिट हुआ, फ्रॉड के थ्रू मेरी कंसेंट ऑब्टेन की गई, तो वो चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी. कैसे? अगर आप कह रहे हो फ्रॉड से आपकी कंसेंट ऑब्टेन की गई, तो आपको फॉल्स असर्शन बतानी पड़ेगी कि क्या चीज आपको झूठ बोली गई. और एक्टिव कंसीलमेंट कि क्या चीज आपसे छुपाई गई. फ्रॉड कैसे हो सकती है? झूठ बोलकर या कोई चीज छुपाकर. और प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कि आपने किसी को प्रॉमिस तो कर दिया बट आपकी कभी इंटेंशन ही नहीं थी उस चीज को परफॉर्म करने की. ठीक है. तो आपकी धोखा देने की इंटेंशन थी. एंड एनी अदर डिसेप्टिव एक्ट और एनी एक्ट डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडुलेंट. तो फ्रॉड की यहाँ पर कैटेगरीज दे दी कि कौन कौन से एक्ट्स को हम फ्रॉड कहेंगे, कि अगर ऐसे आपने किसी की कंसेंट ऑब्टेन की है तो वो एक फ्री कंसेंट नहीं है. Then, in order to constitute a fraud, the act should have been done by the party to the contract or by any other person with his connivance or by his agent with intent to deceive the other party or his agent and to include him into enter into a contract. अब वो डिसेप्शन कौन कर सकता है, वो धोखे की बात कौन कर सकता है? वो पार्टी खुद भी कर सकती है या उसका एजेंट भी कर सकता है. जैसे कि आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट अपनी पॉलिसी बेचने आया है, अगर वो आपके साथ फ्रॉड करता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी भी लायबल है और वो एजेंट भी लायबल है. ठीक है. सो दैट वे फ्रॉड कैन बी डन बाय द पार्टी देमसेल्फ और थ्रू देयर एजेंट्स. अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज का. इस पैसेज की कंटिन्यूएशन में, there is no duty upon parties to speak about facts likely to affect the other party's consent and mere silence does not amount to fraud. ये इंपॉर्टेंट है. mere silence does not amount to fraud. कि आप सिर्फ चुप रहे किसी फैक्ट को लेके, इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. क्योंकि हम कहते हैं लेट द बायर बी अवेयर. कोई भी व्यक्ति आपसे कोई चीज खरीद रहा है वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो यहाँ पर वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैवियर टेम्पटर। कैवियर टेम्पटर होता है लेट दी बायर बी अवेयर, कि जो भी व्यक्ति कोई चीज परचेज कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वेश्चनिंग करे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और फिर आप साइलेंट रह रहे हो, आप जानबूझ के कोई चीज छुपा रहे हो, देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। अदरवाइज जस्ट बिकॉज यू आर साइलेंट इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। देन unless the circumstances of the case show that there is a duty to speak। ड्यूटी टू स्पीक कब है? जब कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर रहा है, किसी चीज के बारे में इंक्वायर कर रहा है, तो वो चीज आपको उसे बतानी पड़ेगी। और साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। ऑन द अदर हैंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अब हमारा दूसरा एलिमेंट आ गया मिसरिप्रेजेंटेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्रॉड के बारे में, जब आपकी इंटेंशन किसी को धोखा देने की है। अब हम बात करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, जहां आपने किसी की कंसेंट ले ली है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? 3 कैटेगरीज में आती है। अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इफ फॉल्स वुड बी मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू। कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट बोली है उसे खुद लगता था कि ये सच है। अब मैंने आपको कहा कि मैं अपना ये घर आपको बेचना चाहता हूं, और उस समय जब मैंने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुझे खुद को नहीं पता था कि जहां मेरा घर लोकेटेड है वहां अर्थक्वेक आ गया और मेरा घर डैमेज हो गया है। तो यहाँ पर जो मेकर ऑफ दिस स्टेटमेंट है, मुझे खुद को नहीं पता है कि ये चीज डैमेज हो चुकी है। तो हेयर इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर भी जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसने आपको घर के लिए पैसे दे दिए, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। Now, any breach of duty which gains an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice, there being no intention to deceive। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में कभी भी धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव, जबकि फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव इज प्रेजेंट। ठीक है, सो दीज टू आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देन causing a party to an agreement to make a mistake as to the substance which the subject of the agreement even though done innocently। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? डिसेप्शन की इंटेंशन नहीं है, किसी को धोखा देने की इंटेंशन नहीं है। द एक्ट हैज बीन डन इनोसेंटली, यानी कि जिस व्यक्ति ने आपकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से ली है, उसको खुद को फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो उसकी कोई मंशा नहीं है, उसका मेंजरिया नहीं है, उसकी बैड इंटेंशन नहीं है। Okay? Now, on the basis of this passage, we will solve certain questions. The first question which was asked in this paper was, which of the following statements correctly depicts the essentials of misrepresentation? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के essentials को डिपिक्ट करती है? हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े थे अभी लास्ट पैसेज में ही। On the basis of that, let us solve this question. So A says, a misrepresentation is a positive statement of fact which is made or adopted by a party to a contract and is untrue. So is it right? It is a positive statement of fact? Yes. And is the statement untrue? Yes. ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट को तोड़कर पढ़ना है। अगर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तो उसको पीसेस में डिवाइड करके you will have to study. You will have to read the statement. Then B option says misrepresentation and false representation do not mean the same. अब ये कहीं पर भी हमारे पैसेज में मेंशन नहीं था, so it is irrelevant to us. Then if one party has induced the other to enter into a contract by misrepresenting, though innocently, any material fact, especially within his own knowledge, the party misled cannot avoid the contract. ये कह रहा है कि अगर कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से भी ली है तो भी वो उस केस में जो पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे कंसेंट आपने किसी की फ्रॉड से ली है, चाहे आपने किसी की कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से ली है, उसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास चॉइस है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। यानी कि those contracts where consent has been obtained by fraud or misrepresentation, those contracts will be what? They will be voidable contract. All right. Then a misrepresentation is a negative statement of fact which is made or adopted by a contract which is true. तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं। अब ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होती है। So this way we can say A is the correct answer for this question. तो दिस वे जो भी आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको बार बार उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दिस वे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider the statements given below and answer which one is correctly describes. तो क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है. अ फ्रॉडुलेंट एक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट एक्ट को डिफाइन करती है? तो द एक्सप्रेशन फ्रॉड मीन्स एन इंटेंशन टू डिसीव. हाँ जी, एब्सोल्युटली. यहाँ पर इंटेंशन टू डिसीव होती है वेयर इट इज फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवांटेज टू द पार्टी हिमसेल्फ और फ्रॉम इलविल टुवर्ड्स द अदर इज इमटेरियल. तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन है किसी को धोखा देने की. फ्रॉड में यस दिस इज ट्रू. Then a fraud is an act of deliberate deception. आप जानबूझकर किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं with the design of securing something by taking unfair advantage of another. आप किसी की ऊपर unfair advantage obtain करने की कोशिश कर रहे हैं तो that will also amount to fraud. तो ये भी true है. It is a deception to gain from another's loss. कि किसी दूसरे व्यक्ति को लॉस करके आप कुछ गेन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. Then fraud arises out of deliberate active role of representation about a fact. कि आपने जानबूझकर किसी को कोई भी फैक्ट अनट्रू स्टेट किया है या झूठ बोला है. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस. 1 and 2 are correct. From my perspective, all the 3 are correct. So the correct answer should be option C. 1, 2, 3. क्योंकि डेलिब्रेट डिसेप्शन भी होता है, इंटेंशन टू डिसीव भी होता है एंड एक्टिव रोल होता है रिप्रेजेंटेशन अबाउट अ फैक्ट. आप अनट्रू फैक्ट रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, you know that whatever you are stating is not right, whatever you are telling the other party is not true, but you are still doing it so that you can gain some unfair advantage out of that. So according to that, the correct answer for this question will be option C. Now after that, next is which of the following is correct? Again, read the question very carefully. Option A says fraud is an innocent wrong, where misrepresentation is an intentional wrong. This is not correct because fraud कभी भी innocent नहीं हो सकता. Fraud में हमेशा जो intention होती है, it is a bad intention. Then the principal difference between fraud and misrepresentation is that in the former, यानी कि former होता है ये वाला fraud, the person making the suggestion does not believe it to be true. In the latter, they believe it to be true. ये सही है? हाँ जी. क्योंकि फ्रॉड में जब भी कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट कह रहा है उसे खुद को पता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो उसे सच मानकर ही वो स्टेटमेंट किसी को बताता है. तो यहाँ पर कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं होती है, जबकि यहाँ पर इंटेंशन होती है किसी को धोखा देने की. तो दिस इज करेक्ट. इन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बोथ इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट व्हिच लीड्स टू प्रॉमिस. ये भी इनकरेक्ट है. देन fraud and misrepresentation both are innocent wrongs. innocent wrong तो सिर्फ misrepresentation है, fraud तो intentional wrong है. ठीक है, so that way the correct answer for this one will be option B. तो ये सब क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने पैसेज को बहुत अच्छे से समझा. तो whenever you are going to solve the questions, before that you must make it a clear thing in your mind that you must read the passage thoroughly so that you do not have to read it again and again while solving the question. Now next question after this is, Mr. A sells a car to Mr. Y, his childhood friend, with the knowledge that the car is defective. तो यहाँ पर Mr. A को पता है कार जो वो सेल कर रहा है वो डिफेक्टिव है. Before buying the car, Mr. Y says to A, if you do not deny it, I shall assume that the car is perfect. अब A जो Mr. Y A को कहता है, अगर तुम ये चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी कार फिट कंडीशन में है या नहीं, और अगर तुम कुछ भी जवाब नहीं दोगे तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि तुम्हारी कार परफेक्ट कंडीशन में. तो मिस्टर ए सेज नथिंग. तो मिस्टर ए इस स्टेटमेंट के बाद भी चुप रहा. उसने ना तो ये कहा कार डिफेक्टिव है या नहीं है. तो उससे क्या हुआ? मिस्टर वाई विल प्रिज्यूम दैट इट इज द कार इज इन अ परफेक्ट कंडीशन. नाउ इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ए. अब क्या लायबिलिटी है मिस्टर ए की? तो फ्रॉम द फैक्ट्स वी कैन प्रिज्यूम, या हम आइडिया लगा सकते हैं कि मिस्टर ए ने क्या कमिट किया है? फ्रॉड से किसी की कंसेंट ऑब्टेन की है. नाउ लेट अस सी, ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हेंस अ मिसरिप्रेजेंटेशन. नो, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत है. उसको पता था कि जो वो कह रहा है वो गलत है, दैट इज अनट्रू. सो इट इज अ फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट. Then A is not liable for fraud but liable for misrepresentation. This is not true. A is liable for fraud and misrepresentation both. ये दोनों के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें guilty intention होती है, इसमें bad intention नहीं होती है. Then A's silence is equivalent to speech and hence a fraud. Yes, this is true. क्योंकि यहाँ पर there was duty of A. It was A's duty
टू स्पीक। यहाँ पर क्योंकि ए की ड्यूटी थी टू स्पीक, अब उसकी साइलेंस विल ऑल्सो अमाउंट टू स्पीच। तो जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है और आप वहां साइलेंट रहते हैं, देयर इवन योर साइलेंस विल अमाउंट टू स्पीच। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए विल बी लाइबल फॉर फ्रॉड, क्योंकि उसने पूछे जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। So this way the correct answer will be option D. Next is, in which of the following statements will a contract not be voidable at the option of a party? इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट voidable नहीं होगा? When a party takes a consent by fraud, तो यहाँ पर तो voidable होगा, क्योंकि जब भी आप कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन कर रहे हो तो वो एक voidable कॉन्ट्रैक्ट है। देन when a party takes a consent by misrepresentation, यहाँ पर भी voidable होगा। अगेन जब आपने मिसरिप्रेजेंटेशन से किसी की कंसेंट ली है तो भी वो एक voidable कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन a contract entered by fraud and misrepresentation is neither void or voidable. Now this is questionable. अब हम अगला लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम उसको एलिमिनेशन के मेथड से डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। So option D says, when silence amounts to fraud, but the other party whose consent was taken had discovered the truth or had the intention means of discovering the truth with ordinary diligence. तो यहाँ पर क्या है? तो जहां पर where silence amounts to fraud, but the other party whose consent was taken had discovered the truth, जहां पर दूसरी पार्टी ट्रुथ का पता लगा सकती थी, या जिसको हम कैवी टेम्पटर अप्लाई करते हैं, लेट द बायर बी अवेयर, जहां पर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी ड्यूटी है कि आपको जब सामने दिख रहा है कि जो आप कार परचेज कर रहे हैं वो डिफेक्टिव लग रही है, बट फिर भी आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस अगले व्यक्ति की साइलेंस को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इन केसेस में हम यूं नहीं कह सकते कि आपकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन या आपकी कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है। यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि क्योंकि आपने भी आपके पार्ट पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, सो वी विल प्रिज्यूम दैट यू न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एवरीथिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल बी अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसको आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। सो डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी बी व्यक्ति यूं कह रहा है कि मुझे तो सच फैक्ट्स ही नहीं बताए गए या मुझसे तो छुपाया गया, वो व्यक्ति साइलेंट रहा, तो कोर्ट आपकी साइड नहीं लेगा। कोर्ट कहेगा आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा था कि कोई चीज सही नहीं है, फिर भी आपने उस पर क्वेश्चन नहीं किया, तो आप अग्रीव्ड पार्टी नहीं हो। आप अग्रीव्ड पार्टी नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट विल नॉट बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, अब हम सी के बारे में डिस्कस करते हैं। A contract entered by fraud and misrepresentation is neither void nor voidable। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा voidable होता है। So these three statements are incorrect and this is the right statement. So this way, this is the right answer for this question. Okay, so this way we are done with the first aspect, an important aspect of contract law. तो आई होप यू ऑल गॉट एन आइडिया कि लीगल रीजनिंग में किस तरह से पैसेज आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। So that is all about today's class. I hope you all enjoyed the class thoroughly. So in the upcoming class also, it is going to be based on the concept of contract law, जहां पे हम वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंसेस पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all enjoyed the class. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. I'll be addressing to your doubts. Looking forward to see you all in the upcoming class. Thank you.